Now we study about the mode of reproduction. Okay, modes means type. Then reproduction जो होता है वह दो प्रकार का होता है. Okay, in living organisms. Then first is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay, then asexual reproduction क्या होता है? तो asexual reproduction is a type of reproduction in which no gamete formation and no fertilization takes place. Okay, इसमें जो है किसी भी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, यह जो रिप्रोडक्शन होता है यह जनरली जो लोअर कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाया जाता है. ओके, जैसे कि प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, है ना. सम पोरिफर्स, कॉलेंट्रेट्स, ये आप 11th क्लास में भी इनके एग्जाम्पल समझ चुके हैं. एल्गी, है ना, ब्लू ग्रेन एल्गी है. सम ब्रायोफाइट्स, फंजाई, टाइडोफाइट्स एक्सेट्रा, इन सभी में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. ओके, देन अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर्स हम लोग डिफरेंस में पढ़ेंगे. तो जो कैरेक्टर्स यहाँ पर जो दिए गए हैं ये कैरेक्टर्स हम डिफ्रेंशिएशन में भी इसके पढ़ लेंगे, है ना. देन अब हम बात करें किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पाया जाता है अलग अलग. इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं. जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह है बाय फिजन. फिजन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाना या टूट जाना. ओके, सो इट इज़ द कॉमन और मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजुअन्स. ये प्रोटोजुअन्स में जनरली होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें भी. सो इन दिस मेथड न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कंप्लीटली डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल डॉटर सेल्स. तो इसमें क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें उसका न्यूक्लियस और फिर उसके बाद में उसके साइटोप्लाज्मिक मटेरियल वह कंप्लीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो ये कहलाता है फिजन. दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी. नाउ अब जैसे हम इसकी बात करें फर्स्ट इज़ बाइनरी फिजन. तो ये बाइनरी फिजन कई एनिमल्स में पाया जाता है. ओके, जो कि लोअर कैटेगरी के हैं, प्रोटोजुअन्स हैं. सो बाइनरी फिजन it is the simplest method of asexual reproduction which occur under the favorable condition. After attaining maximum size, the organism divides into two daughter cells which are morphologically and genetically similar. तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वह पूरी तरह से मैक्सिमम साइज़ का जब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन वह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओके, और वो दोनों पार्ट्स एक समान होते हैं और उनमें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वह भी सिमिलर होते हैं. ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली यानी जो फिजिकली जो हम देख पाते हैं कैरेक्टर्स वह भी सिमिलर होते हैं. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन. इन दिस मेथड न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड ऑटोमेटिकली इनटू टू. ओके, इस प्रोसेस में न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है. इसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो होता है इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड होता है. सो फाइनली द सेल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. हियर द फिगर इज ऑल्सो गिवन इन अमीबा. Simple or irregular binary fission. It takes place in any plane but in right angle to elongated dividing nucleus. ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है इसका अंदर का. देन ये जो न्यूक्लियस है फर्स्ट पहले यही डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, है ना. इसके चलते बाहर से इसमें कुछ ये कॉन्स्ट्रिक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, देन धीरे धीरे इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वह भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली. और ये जो कॉन्स्ट्रक्शन था
है ना, ये कॉन्स्ट्रक्शन और अंदर गहरा हो जाएगा और एट लास्ट जो सेल जो है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो दिस इज़ द बाइनरी फिजन इन अमीबा। यह किसी भी एंगल से हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल ही हो, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बताया गया है, ये यूग्लिना में। ओके, ऑब्लिक भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो होता है ये अलग अलग प्रकार की बाइनरी फिजन हो सकते हैं। ओके, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एक्सेट्रा। ओके, नाउ हम आते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो होता है यह कोई बैक्टीरिया, ठीक है, या वायरसेस में भी पाया जाता है, कुछ प्रोटोजोअन्स में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इट टेक्स प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, जब बहुत ज़्यादा तापमान हो तो उस कंडीशन में कोई भी सेल अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन करती है। ओके, तो जो सिस्ट होता है, सिस्ट का मतलब अपने चारों ओर कोई भी एक प्रकार का कोट बना लेना। आफ्टर दैट वह सेल उसमें धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करती रहती है और एक से ज़्यादा संख्या में, बहुत सारी संख्या में डिवाइड करते हैं नंबर्स में। ओके, एज अ रिजल्ट जब यह पूरा सिस्ट कम्प्लीटली भर जाता है देन वह उसमें विस्फोट होता है। ओके, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इट टेक्स प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल undergoes division to produce many daughter nuclei, and each nuclei is then surrounded by a bits of protoplasm, and thus many daughter cells are formed. Okay, so these daughter cells become free on the rupture, okay, of the outer membrane of the parent cell and start their life activity. तो रप्चर का मतलब फटना। ओके, जब आउटर सेल जो होती है या सिस्ट जो होता है वह फट जाता है बाहर का, देन अब एक साथ में ये सभी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा, मोनोसिस्टिस, ओके, वर्टिसेला एक्सेट्रा, है ना। देन सम पैरासाइट्स लाइक प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का दिया हुआ है मल्टीपल फिजन। ओके, ये मलेरिया पैरासाइट है। तो इसमें पहले प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जो फीमेल एनोफिलिस होती है उसके काटने से हमारी बॉडी में एंटर करता है और वह इसी तरह से सिस्ट फॉर्मेशन करके और बॉडी में सेटल हो जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके उसका न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और उसके उन सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सेल मटेरियल इकट्ठा हो जाता है ना। फिर बाद में यह जब भी रप्चर होता है यानी फटता है, देन ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में फैल जाते हैं, अपनी लाइफ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और हम फिर मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मलेरिया फीवर आता है। तो ये इसका मल्टीपल फिजन है। ओके, थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, we shall study about the budding. Okay, the second method of asexual reproduction. budding में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाता है, ओके, देन उस ऑर्गेनिज्म में छोटी सी बड बनना शुरू हो जाती है। ओके, यह बड धीरे धीरे करके ग्रो करती है ना, स्मॉल से थोड़ी सी लार्ज होगी। इसके बाद उसमें अदर, जैसे हाइड्रा की बात करें तो उसमें टेंटिकल्स ये बनना शुरू हो जाएंगी और एट लास्ट जब यह कम्प्लीटली, ये बर्ड कम्प्लीटली ग्रो हो जाएगी, देन यह इस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी और अब यह एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इसको समझते हैं। बडिंग अकर्स in some protozoans like Aphiloria, certain lower metazoans like sponge like Cycon, coleantherids like Hydra, flatworms like Planaria, annelids like Eucylus, okay,
and tunicates like Botticellius, etc. So in this process, small outgrowth yani bud that grow from the body, okay, and come out, that is known as bud. Then the bud is supported by the parent body and it ultimately develops into new individual. When it becomes fully matured, so it get detached from the body of the parent and leads an individual life. तो इस तरह से जो भी हमने पहले भी बताया आपको कि इस तरह से बड बनता है, बड धीरे धीरे करके ग्रो करता है, वह मैच्योर होता है और पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. ओके, सो दिस इज बडिंग, द सेकेंड एसेक्सुअल मेथड. ओके, थैंक यू. नाउ some another methods of asexual reproduction are like plasmotomy, by gemule formation, by fragmentation or regeneration, or by the spore formation or sporulation. Okay, so here by plasmotomy, in certain multinucleate protozoans like Opalina, okay, Polymixa, etc., these only cytoplasm divides but the nucleus do not. यहाँ पर प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस नहीं. लेटर ईच डॉटर सेल रीगेन द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय न्यूक्लियर फिजन, है ना, या डिवीजन. सो इट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटोमी. ओके, तो इसमें पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस नहीं. बाद में न्यूक्लियस जो है या डॉटर सेल से न्यूक्लियस का नंबर जो है कहाँ से मिलेगा उनको. सो लेटर ईच डॉटर सेल रीगेन द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय न्यूक्लियर डिवीजन. तो ये बाद में न्यूक्लियर डिवीजन होगा. ओके, सेकंड थिंग इज बाय जेम्यूल फॉर्मेशन इन सर्टेन मेटाजोअन्स लाइक फ्रेश वाटर स्पंजेस. Asexual reproduction takes place by the formation of peculiar bodies, okay, which are called gemmules, है ना. यहाँ peculiar नाम दिया गया है तो इसको ही हम लोग gemmules कहते हैं. The gemmules are composed of undifferentiated cells which contain reserve food material and are protected and enclosed by a monaxon spicules or spicules. When they are set free from the parental body, they develop into new individuals in the favorable conditions. तो यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन बताया गया है जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बना होता है. ओके, इसी को हम लोग जेम्यूल्स बोलते हैं. पीक्यूलर बॉडी जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बनी, ठीक है, वह जेम्यूल्स कहलाएगी. उसी को स्टोब्लास्ट भी बोलते हैं. तो वो सभी का क्या होता है कि ये सभी रिजर्व फूड मटेरियल्स लेते रहते हैं प्लांट से या उस बॉडी से और बाद में उसी के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं. देन जब फ्री होते हैं, है ना, इस मोनाक्सॉन से यानी स्पाइक्यूल से, देन दे कंटिन्यू देयर लाइफ एक्टिविटी. ओके, so this is gemmule formation. Then by the fragmentation and regeneration. fragmentation में क्या होता है? in this method the body of organism when divided into pieces and each part develops to produce a new organism. So this mode of asexual reproduction in which replacement of body parts occurred by growth which has been lost. So the power is seen in the body of sponges like hydra. यह जो हाइड्रा में जो हमने बडिंग देखा है वह भी एक प्रकार का फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन. अगर इसका कोई छोटा सा पार्ट भी छूट जाता है, निकल के अलग हो जाता है, तो वह भी एक नए पार्ट में डेवलप हो सकता है. स्टारफिश, प्लेनेरिया, ओके, एकाइनोडर्म्स, एक्सेट्रा. सो दीज
organisms reproduce through fragmentation or regeneration. Starfish has the ability to regenerate an entire new starfish from a single arm. अगर स्टारफिश की जो आर्म्स होती हैं उनमें से एक आर्म को काट के अलग कर दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो वह ऑटोमेटिकली क्या करेगी, नए पूरे ऑर्गेनिज्म में या एक पूरा स्टारफिश बना लेगी, तो वह रीजनरेशन कहलाता है। ओके, देन लास्ट मेथड है पाई स्पोर्स और स्पोरुलेशंस। तो ये जनरली प्लांट्स में पाई जाती हैं, या जो जैसे एल्गी है। तो स्पोर्स आर माइन्यूट यूनिसेल्युलर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स विच जर्मिनेट to produce a new plant. Spores formation takes place in algae, protists, monarian and pteridophytes. Spores bearing flagella are called zoospores or motile zoospores. Algae like Chlamydomonas, Ulothrix etc. Spores without flagella are non-motile. तो कुछ स्पोर्स तो जिनमें फ्लैजिला होते हैं ये जू स्पोर कहलाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि फ्लैजिला नहीं होते हैं, उनको हम लोग नॉन मोटाइल फ्लैजिला कहते हैं। ओके, तो एकाइनिड्स, एप्लेनोस्पोर्स, कॉनिडिया और हिप्नोस्पोर्स एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मोटाइल जू स्पोर्स। ओके, then conidia are exogenous in origin. In rhizopus spores are formed within sporangium. ठीक है, तो जब ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं इनको, है ना, आइदर वाटर में अगर होते हैं तो फिर ये फ्लैजिला के द्वारा तैरते हुए किन्हीं फेवरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं जब बारिश होती है गड्ढे वगैरह में पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे करके वह भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नए ऑर्गेनिजम्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हियर द मेन मेथड्स आर लाइक, जो मेन मेथड्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो हैं बडिंग और फिजन। ओके, थैंक यू।